हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो अभी मैं इस तरीके से आपको माइंड मैप दे रहा हूँ बायोमोलिक्यूल का, राइट। और ये जो है हमको इसी तरीके से बेटा ये रिवाइज करना है। और अगर किसी बच्चों को पता हो कि आईपैड की सेटिंग कैसे होती है कि मेरा चेहरा भी आपको दिखाई दे और ये स्क्रीन का कंटेंट भी दिखाई दे, तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए, तो वो सारे मॉलिक्यूल या वो सारे अणु आप कहिए कि जिनमें क्या पाया जाता है बच्चों, कार्बन पाया जाता है, और वो किसी सजीव के अंदर पाए जाते हैं, उनको क्या कह दिया जाएगा? जैव अणु कह दिया जाएगा। अब ये जो जैव अणु हैं, तो आप क्या करिए, आप जो है इनको अणुभार के आधार पर इनका आणविक भार क्या है, राइट, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि अम्ल में विलेयता के आधार पर इसको क्या किया जाएगा? दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों? दो पार्ट में। एक पार्ट कौन सा हो जाएगा? वो जो अम्ल में घुलनशील है। और अगर अम्ल में घुलनशील है तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो जो है घुलनशील पार्ट नीचे आ जाएगा। और अम्ल कौन सा लेते हैं? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अम्ल कौन सा लिया जाएगा, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। क्लियर है ना? क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। और ये जो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल है, इस ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल में जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मोर्टार और पेस्टर में लेकर, कोई एक पत्ती है या लीवर की सेल है, उसको जो है ग्राइंड करके जब उसमें डालेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ पार्ट ऐसा होगा जो क्या होगा बेटा? अम्ल विलेय पूल में उपस्थित होगा। सामान्यतः अगर आप देखेंगे तो इनका जो आणविक भार है वो 18 से लगभग 800 डाल्टन तक होता है, और जो अम्ल में अघुलनशील पूल है उसका 10,000 डाल्टन या उससे भी अधिक होता है। इसमें अच्छा, आणविक भार के आधार पर अगर आप देखेंगे तो चार चीज़ें, अम्ल का जो घुलनशील पूल है उसमें चार चीज़ें होती हैं: प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेक्राइड और लिपिड। जिसमें से जो लिपिड है, लिपिड का जो अणु भार है वो 800 डाल्टन से अधिक नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब हम ऊतकों को पीसते हैं तो फिर वो मेम्ब्रेन क्या होता है, वो पुटिकाएं बना लेता है, और वो पुटिकाएं चूंकि जल में या ऐसे अम्ल में घुलनशील होती नहीं है, तो वो रह जाती हैं अम्ल अविलेय पूल में। तो आप याद रखिएगा कि लिपिड एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो पाया जाता है अम्ल अघुलनशील पूल में, लेकिन उनका आणविक भार जो है वो लगभग 800 डाल्टन तक ही होता है। तो हम उसको कह सकते हैं कि लिपिड इज नॉट स्ट्रक्चरली अ मैक्रोमोलिक्यूल, या सही अर्थ में जो लिपिड है वो बृहत अणु नहीं है। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो जो अम्ल विलेय अंश है, उसमें अम्ल विलेय अंश में ज़्यादा पार्ट कौन सा है? जो कोशिका द्रव्य का हिस्सा है ना। और कोशिका द्रव्य और अंगक जो हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? वृहद अम्ल जो है, वृहद अणु पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं? अम्ल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। क्लियर है भाई? चलिए, सबसे पहले वो अमीनो अम्ल की बात करते हैं। तो जो अमीनो अम्ल हैं प्रतिस्थापित मेथेन होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा इधर बेटा? एक अमीनो समूह है, ये कार्बोक्सिलिक, ये मीथेन था एक। इस मीथेन से हमने क्या किया है? एक हमने हटा दिया है हाइड्रोजन, अमीनो ग्रुप जोड़ दिया है। एक हाइड्रोजन हटा दिया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दिया है, और इधर जो है ये R और ये H। क्लियर? यहाँ पर इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये COH हो जाएगा भाई, ठीक है। अब अगर जो है ये R की जगह पर H है तो ये ग्लाइसिन हो जाएगा, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अगर इस R की जगह पर CH3 तो एलानिन हो जाएगा, और अगर इस R की जगह पर CH2H है तो सेरिन हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन में जो प्रोटीन बनाने वाले जो अमीनो अम्ल हैं, आप देखिएगा कि लगभग जो है वो 20 प्रकार के होते हैं। अगर किसी भी अमीनो अम्ल में NH2 समूह का नंबर COH से कम है तो वो क्षारीय होगा, जैसे कि लाइसिन। बराबर है तो उदासीन होगा, जैसे कि वैलिन। और अगर NH2 का नंबर कम है, COH ज़्यादा है, तो अम्लीय होगा, जैसे कि ग्लूटामिक अम्ल। नीट 2026 के लिए फिर से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन सा अम्लीय कौन सा क्षारीय, और साथ ही साथ जो एरोमेटिक अमीनो अम्ल हैं तो टायरोसिन, फिनाइललानीन और ट्रिप्टोफैन, ये एरोमेटिक होते हैं।
अमीनो अम्लों को आप देखेंगे कि एक विशेष पीएच पर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एक विशेष पीएच पर, जिसको आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज पाए जाते हैं। इसको ज्यूटार आयन फॉर्म कहते हैं। नेट चार्ज यहाँ पर 0 है, ठीक है ना। अगर पीएच की वैल्यू आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से कम है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगर पीएच की वैल्यू आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से अधिक है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। क्लियर। अमीनो अम्ल जो होते हैं, ये अमीनो अम्ल क्या करते हैं बेटा, मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और ये जो अमीनो अम्ल हैं, अमीनो अम्ल को भी अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया कि कौन से इसेंशियल हैं, कौन से नॉन इसेंशियल, और कौन से क्या बेटा पार्शियल इसेंशियल है। तो वो अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में सिंथेसाइज हो जाते हैं, जिनका संश्लेषण हो जाता है, उनको कह दिया जाएगा अनिवार्य। और जो हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, जो हमें बाहर से लेने होते हैं डाइट के द्वारा, तो उसको क्या कह दिया जाएगा, उसको कह दिया जाएगा अनिवार्य अमीनो अम्ल। ये जो अमीनो अम्ल है ये मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटीन जो है एक अमीनो अम्ल का क्या होता है, विषम बहुलक होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला प्रोटीन है वो रूबिस्को है, चाहे आप पूरे बायोस्फीयर की बात करें या पादप जगत की बात करें। लेकिन अगर आप केवल जंतु जगत की बात करते हैं तो फिर कोलेजन सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन हो जाएगा। अलग अलग प्रोटीन के अलग अलग काम है, जैसे कि जो कोलेजन है वो अंतर कोशिकीय भरण पदार्थ बनाता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है। प्रतिजैविक या प्रतिजीव रहेंगे जो संक्रमणकर्ता से लड़ेंगे, ग्राही होते हैं सूचना स्वाद हार्मोन इत्यादि के लिए। और जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर एक होता है GLUT4, GLUT4, वो क्या कराता है, ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन कराता है, ठीक है जी। तो ये हमने अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ा, प्रोटीन के बारे में पढ़ा, और यहीं पर अभी हमको पढ़ना है लिपिड के बारे में। तो लिपिड जो होते हैं पानी में अघुलनशील होते हैं। इनमें क्या क्या हो जाएगा, तो एक तो एल्कोहल होगा। यूजुअली एल्कोहल कौन सा होता है बच्चों, ग्लिसरॉल होता है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन क्या कहेंगे, ग्लिसरॉल कहेंगे। उसमें हम क्या जोड़ते हैं, फैटी एसिड, वसा अम्ल जोड़ देते हैं, वसा अम्ल, ठीक है। और ये जो वसा अम्ल होता है ये सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, संतृप्त या फिर असंतृप्त। अगर आप देखें तो ये अलग अलग कार्बन समूह के जो है, ठीक है ना, जो फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड में अगर आप देखेंगे तो फैटी एसिड क्या हो जाएगा भाई, फैटी एसिड हो जाएगा RCOOH। क्या हो जाएगा बच्चों, फैटी एसिड हो जाएगा RCOH। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये जो R की वैल्यू है वो 1 से लेके 19 कार्बन तक हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कार्बन को जोड़कर देखें तो पामिटिक एसिड में कुल 16 कार्बन है और एरिकिडोनिक अम्ल में कुल 20 कार्बन है। तो आप मुझे बताओ, अगर पामिटिक अम्ल में कुल 16 कार्बन है तो उसके R ग्रुप में कितने कार्बन होंगे भाई, RCOOH। अगर कहीं पे क्या लिखा हुआ है, RCOOH लिखा है, इसमें 16 कार्बन है, तो एक कार्बन किसका हो गया, COH का। बाकी के बचे हुए 15 किसके हो गए, R के। ऐसे ही अगर एरिकिडोनिक अम्ल में बेटा 20 कार्बन है, 20, तो क्या हो जाएगा बताइए जरा मुझे। आप ये कहेंगे कि COH का 1 हो जाएगा और R ग्रुप में कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, ठीक है ना। तेल जो होते हैं उनका गलनांक कम होता है और घी का थोड़ा सा जो है ज़्यादा होता है। क्लियर बच्चों। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कि अच्छा, प्रोटीन की अगर आप संरचना की बात करते हो तो प्रोटीन की जो संरचना है क्या हो जाएगा, एक तो भाई प्राथमिक संरचना है जिसमें बाएं सिरे पर अगर आप देखें ये इस तरीके से एक रेखीय स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जो अमीनो अम्ल के क्रम के बारे में जानकारी देता है। जो पहला अमीनो एसिड है उसको N टर्मिनल कह दिया जाएगा, बायां सिरा, और दाएं सिरे पर बेटा आखिरी अमीनो एसिड होता है C टर्मिनल कह देते हैं। फिर इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा जिसमें 2 तरीके के आपको फॉर्म मिलते हैं, एक तो होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लेटेड। और ये जो अल्फा हेलिक्स है इसमें केवल और केवल आपको दक्षिणावर्त कुंडलियां मिलती हैं, याद रखिएगा। फिर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, जैविक क्रियाकलापों के लिए जरूरी है, जो प्रोटीन का एक 3 डायमेंशनल व्यू है, त्रिआयामी रूप है। तो खोखले गोले के समान एक संरचना दिखाई देगी, तृतीयक संरचना कहेंगे।
तो एक पॉलीपेप्टाइड में पहले उसका क्या है, प्राथमिक, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ऐसे एक से अधिक अगर पेप्टाइड हैं, पॉलीपेप्टाइड हैं, एक से अधिक उप इकाइयाँ हैं, तो फिर वो क्या बनाएंगी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगी। जैसे अगर आप हीमोग्लोबिन की बात करें तो 2 अल्फा और 2 बीटा उपखंड पाए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए भाई, इसके बाद हमें बात करनी है किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट में अगर आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में आपको याद रखना है कि जो सुक्रोज है, क्या क्या याद रखना है, एक तो आपको ये याद रखना है कि जो सुक्रोज है, सुक्रोज क्या हो जाएगा बताइए जरा। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। 5 बार बोलिए सब लोग, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इस बार का सवाल है, सारे मोनोसेकेराइड कैसे होते हैं बेटा, रिड्यूसिंग। सारे मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं, राइट। डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड में सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। अगर आप पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज है, पॉलीसेकेराइड में जो राइट एंड है वो रिड्यूसिंग होता है, आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसिंग, और जो बायां सिरा है बच्चों वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। बायां सिरा कैसा हो जाएगा भाई, नॉन रिड्यूसिंग। क्लियर। कह रहा ऑर्थोपोडा के बाह्य कंकाल में जो है वो जटिल सेकेराइड, काइटिन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे आजकल जो है एक तो कॉकरोच वाला चल रहा है ना मामला, कॉकरोच जनता पार्टी, तो वैसे ही वो जो कॉकरोच वगैरह हैं उनका जो बाह्य कंकाल है किसका बना होता है भाई, काइटिन का बना होता है, याद रखिएगा। किसका बना होता है, काइटिन का। ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग होती है और इसका जो बहुलक मोनोमर है, ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज का एक बहुलक है, होमोपॉलीमर है ग्लूकोज का, और भोजन संचय करता है। अगर आप देखें एक तरीके से जो ज़्यादा सही बात है वो क्या हो जाएगा कि एनिमल्स में क्या करता है बेटा, भोजन संचय का कार्य करता है। भोजन संचय कौन करता है ये काम, ग्लाइकोजन। ठीक उसी प्रकार से अगर आप प्लांट्स में देखेंगे, ठीक है ना, तो प्लांट में भोजन संचय का काम किसका होता है, स्टार्च का। और इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हेलिक्स फॉर्म करेगा, आयोडीन जुड़ जाएगा और नीला रंग मिलेगा भाई, नीला रंग। सेलुलोज भी क्या है, ग्लूकोज का ही बहुलक है, अशाखित है, हेलिक्स नहीं बनेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तो आयोडीन नहीं जुड़ेगा, नीला रंग नहीं मिलेगा। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। इनुलिन जो होता है फ्रक्टोज का होमोपॉलीमर है, एक ये सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग, डाइसेकेराइड में याद रखिएगा रिड्यूसिंग, लेकिन कौन नॉन रिड्यूसिंग रहेगा, अपना सुक्रोज। ठीक है। पॉलीसेकेराइड में जो राइट एंड है वो रिड्यूसिंग है और जो लेफ्ट एंड है वो कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है भाई, चलिए आगे आइए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का होमोपॉलीमर होता है, वी नो इट वेरी वेल। और ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपको ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कराऊंगा इन द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और तब तक मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी 2-4 दिन में। तो अब आपको डिजिटल बोर्ड वाले भी, मतलब जो पूरा अपना बोर्ड होता है पैनल, तो उसमें वाले भी लेक्चर तब तक मिलना शुरू हो जाएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस तक। तो घबराने वाली कोई बात है नहीं भाई, ठीक है ना। कोशिका की अगर आप औसत संरचना की बात करें तो जल 70 to 90% है, प्रोटीन 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7 और आयन जो है 1%। इसको याद करने का मैंने तरीका भी बताया था, वाइट पेंटेड न्यू कार LI ली, वाइट वाटर, पेंटेड प्रोटीन, न्यू न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ली LI लिपिड और आयन। ठीक है ना, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखिएगा। भूपर्पटी में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन सर्वाधिक है, फिर सिलिकॉन है, कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन काफ़ी कम होता है। मानव शरीर में अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन काफ़ी कम होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में। मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्स वाला ग्रुप है, कॉन्स, वो जो है किस में ज़्यादा होता है, ह्यूमन में। और मैंने आपको बताया था कि नाका मक्सी, ये वाला ग्रुप कहाँ पर ज़्यादा होता है बेटा, अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा होता है, अर्थ क्रस्ट में। ठीक है ना।
तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की अगर हम लोग बात करें तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है तो इनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है ये ज्ञात नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि ये पादप कवक सूक्ष्मजीवी की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं पता, हाँ, लेकिन ये मानव के कल्याण में यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में जैसे आप देखिएगा तो कैरोटिनॉइड और एंथोसाइनिन क्या है, वर्णक है। स्टेबल से हमेशा सवाल आता है, रीनीट में भी आएगा, जरूर याद करके जाइए बेटा, कहने की आवश्यकता नहीं है। मॉर्फिन और कोडीन क्या हो जाएगा, एल्केलॉइड। मोनोटर्पिन डाइटर्पिन टर्पिनॉइड्स हो जाएंगे। लेमन ग्रास ऑयल जो है क्या हो जाएगा, आवश्यक तेल। एब्रिन और रिसिन टॉक्सिन हो जाएंगे। कौन कहना, वेलिन ए लैक्टिन हो जाएगा। और देखिएगा इन दोनों में से सवाल आ सकता है। बिनब्लास्टिन और कुरकुमिन ड्रग्स हो जाएंगे। रबर है, गोंद है, सिल्लोज, ये क्या हो जाएंगे बेटा, पॉलीमेरिक सब्सटेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, पॉलीमेरिक सब्सटेंस। क्लियर। तो हमने इन जनरल इंट्रोडक्शन की बात करी, प्रोटीन की बात करी, अमीनो एसिड की बात करी, और अब हमें आखिरी में बात करनी है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का। ठीक है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इस चैप्टर की वो हमको पढ़ना है। एंजाइम के बारे में बात करेंगे तो आप जानते हैं कि केमिकली अगर आप देखोगे तो सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन राइबोजाइम को छोड़कर, है ना। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। क्या कह सकते हैं बच्चों, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, अर्थात राइबोजाइम के अलावा अन्य सभी एंजाइम क्या होते हैं बच्चों, प्रोटीन नेचर के होते हैं। क्योंकि ये प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पर दरारें वगैरह पाई जाती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय स्थल कहते हैं, एक्टिव साइट। क्रियाधार यहीं पर आकर जुड़ता है भाई, क्रियाधार यहीं पर आकर जुड़ता है। सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या करते हैं, 40 से ऊपर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और इधर 4 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है तो डीनेचर्ड हो इनएक्टिव हो जाते हैं, और अगर 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है तो डीनेचर्ड हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एंजाइम हैं जो हाईली थर्मोस्टेबल होते हैं। आप देखिएगा कि तापमान और पीएच ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। एंजाइम भी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो तापमान बढ़ाने पर अगर आप देखेंगे तो जो क्यूटेन वैल्यू आती है 223 आती है। यानी कि अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस आपने क्या किया, एक्स टेम्परेचर पे कराया, तो अगर एक्स डिग्री सेल्सियस पर मान लेते हैं कि ए है रेट ऑफ रिएक्शन, तो x + 10 पर कितना हो जाएगा बेटा, 2a हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ ऐसे x + 20 पर कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी x + 20 पर अगर 4a है तो फिर अगर 10 डिग्री कम कर दिया तो x + 10 पे कितना हो जाएगा, 2a। 10 डिग्री और कम कर दिया तो बेटा x पे कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखनी रहेगी। राइट बच्चों, ये जो चीज़ है ये अपने को ध्यान में रखनी रहेगी कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है डबल हो जाती है, और अगर 10 डिग्री कम कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आधा हो जाता है। ठीक है, एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मिलके क्या करते हैं भाई, ये मिलके बनाते हैं कार्बोनिक अम्ल। ये जो कार्बोनिक अम्ल है 1 घंटे में 200 अणु बनते हैं इसके। लेकिन अगर क्या हो जाए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम रहे तो प्रति सेकंड जो है 6 लाख अणु बनते हैं। ठीक है ना, अब सवाल ये है कि एंजाइम द्वारा ये काम होता कैसे है, या तो आप देखेंगे कि एंजाइम क्या करता है, ये जो है जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बढ़ा देता है। और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ा देता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। जैसे ग्राफ एनसीईआरटी में बना हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये क्या है बेटा, बिना एंजाइम के इतनी एनर्जी चाहिए ताकि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में बदल जाए। ठीक है,
फिर आप क्या देख रहे हैं, आपने एंजाइम ऐड कर दिया, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इस एनर्जी पे क्या हो जाएगा, जो सबस्ट्रेट है प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, एंजाइम ऐड करने पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई भाई, कम हो गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, बढ़ गई। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना कि अगर उत्पाद क्रियाधार से नीचे का है, मतलब यहाँ पे उत्पाद नीचे बना हुआ, क्रियाधार ऊपर बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए जरा मुझे, ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा बच्चों, ये प्रोसेस हो जाएगा बच्चों एक्जोथर्मिक। और अगर क्रियाधार उत्पाद से नीचे स्तर का है तो वो कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ऑलराइट, यहां तक बात सबको क्लियर है। चलो, अब जो मुद्दे की बात है वो ये है कि यहां पर जो है एंजाइम कैसे काम करता है, तो ये स्टेप भी आपसे पूछ लेते हैं। एंजाइम आप जानते हैं कि अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन ये अभिक्रिया की दर को क्या करता है बेटा, घटा या बढ़ा सकता है। यूजुअली जब हम अभिकर्मक की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बेटा पॉजिटिव अभिकर्मक के सेंस में, और वहाँ पर जब आप देखेंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, जब आप देखते हैं कि क्रियाधार और एंजाइम सामिश्र बनता है, पहले आप क्या करेंगे, पहले स्टेप में क्या होगा बताइए, जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट से बंध जाएगा, एंजाइम से बंध जाएगा। फिर क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। पहले क्या होगा बताइए जरा, पहले जो है सबस्ट्रेट और एंजाइम बाइंड होंगे, फिर क्या होगा, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट अलग अलग हो, सॉरी एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम मिले, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना, ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदला तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया। याद रख पाइएगा, एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग। ठीक है, और फिर से एंजाइम क्या करेगा, कोई दूसरी रिएक्शन को कराने के लिए फ्री हो जाएगा, है ना भाई। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आप ये देखिएगा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इट इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है, कम समय के लिए बनता है, अस्थायी होता है। क्यों अस्थायी है, क्योंकि उसको अभी आगे चल के क्या करना है, प्रोडक्ट में बदलना है। एंजाइम की क्रियाविधि को अगर हम प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे तो तापक्रम और पीएच, आप देखेंगे कि जो पीएच इफेक्टिव है, जो ऑप्टिमम पीएच है या जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वहाँ पर आपको सर्वाधिक रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेगी भाई। उससे कम या उससे ज़्यादा पर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। चाहे आप पीएच के लिए ग्राफ बनाइए, चाहे टेम्परेचर के लिए, ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा। बस टेम्परेचर के लिए अगर आप देखेंगे तो ये परास जो है क्या होगा बेटा, थोड़ा ज़्यादा होगा, और एंजाइम बहुत स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं तो ये परास थोड़ा सा कम होगा। बस इतना सा अंतर होता है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। सामान्य तौर पर तो क्या होता है कि जब आप लगातार सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे, मान लीजिए आपने थोड़ा सबस्ट्रेट डाला, कुछ रिएक्शन हुई, थोड़ा और डाला और डाला और डाला और डाला, तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि क्रियाधार की सांद्रता को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो स्टार्टिंग में आप देखिएगा कि अभिक्रिया की जो गति वो बढ़ती जाएगी और फाइनली वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएगी। जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच जाएगी तो उसके बाद आप जितना मर्जी है सबस्ट्रेट बढ़ाइए, अब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना। तो एक Km कांस्टेंट होता है, Km वैल्यू, तो Km वैल्यू भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप कहेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा यानी कि Vmax/2 पर, क्या भाई, Vmax/2 पर जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है, बहुत गंदा वाला जुकाम में भी ठीक नहीं हुआ बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, Km वैल्यू उसको कह दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, एंजाइम संदमक क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या हो जाएगा, कोई भी एक ऐसा केमिकल या एजेंट जो क्या करता है, जो एंजाइम की क्रियाविधि को कम करता है, रोक देता है उसकी क्रियाशीलता को, तो क्या कहेंगे, चूंकि वो इनहिबिट कर रहा है तो इनहिबिटर कह देंगे, संदमक कह देंगे। ठीक है ना। दो तरीके का हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक और अप्रतिस्पर्धात्मक। अच्छा, प्रतिस्पर्धात्मक संदमक क्या करते हैं या ये संदमन किस तरीके से होता है,
तो इसमें आप ये याद रखिएगा कि जो एंजाइम है और उसका जो संदमक है उनकी संरचना लगभग एक जैसी होगी। तो एक्टिव साइट में क्या बंधना चाहिए बच्चों? एक्टिव साइट में बंधना चाहिए सबस्ट्रेट, लेकिन एंजाइम में सबस्ट्रेट के बजाय कौन बंध जाएगा? उसका संदमक। जैसे सक्शनेट डिहाइड्रोजिनेज का मेलोनेट के द्वारा संदमन हो जाए। और अगर वो एक जैसा नहीं है लगभग, तो फिर उसको क्या कह देंगे? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कह देंगे, और उस प्रोसेस को नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कह दिया जाएगा। क्लियर भाई? अगर हम लोग एंजाइम के क्लासिफिकेशन की बात करें तो 6 तरीके का है। ऑक्सीडोरिडक्टेज है, ठीक है, ट्रांसफरेज है, हाइड्रोलेज है, लाइजेज है, आइसोमरेज है और लाइगेज। ऑक्सीकरण अपचयन का काम ऑक्सीडोरिडक्टेज करेगा। हाइड्रोजन के अतिरिक्त अगर किसी ग्रुप का स्थानांतरण कराना है तो ट्रांसफरेज ये काम करेगा। हमें ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक या फिर 2 कार्बन के बीच में यानी कि कार्बन कार्बन या कार्बन हैलाइड या फिर फॉस्फोरस नाइट्रोजन, इस तरीके के बॉन्ड का अगर क्या कराना है? जल अपघटन कराना है, जल अपघटन हाइड्रोलिसिस करानी है, तो फिर एंजाइम की कैटेगरी क्या हो जाएगी बच्चों? हाइड्रोलेज हो जाएगी। बिना जल अपघटन के, ठीक है भाई, बिना जल अपघटन के आपको क्या करना है? बिना जल अपघटन के आपको बॉन्ड तोड़ना है, और वहां पे द्विबंध वगैरह बन सकता है, कोई ग्रुप एलिमेंट वो अलग हो सकता है, तो लाइजेज लिसिस कराने वाला क्या हो जाएगा? लाइजेज। आइसोमरेज एंजाइम क्या कराता है? जो इंटर कन्वर्जेंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे अगर आप देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस में, तो एंजाइम कौन सा हो जाएगा? आइसोमरेज। या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाना होता है, तो एंजाइम क्या हो जाएगा? आइसोमरेज। और फिर 2 छोटे यौगिकों को या मॉलिक्यूल्स को आपस में जो जोड़ने का काम है वो किसका होता है बच्चों? लाइगेज का होता है। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइजेज, आइसोमरेज और लाइगेज। ठीक है, यहां से भी एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है भाई जी। नेक्स्ट, अगर हम लोग कोफैक्टर्स की बात करें, सहकारक की बात करें, तो क्या होता है बच्चों कि जो एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम में प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एंजाइम है, तो एंजाइम में क्या होगा? प्रोटीन पार्ट भी होगा और नॉन प्रोटीन भी होगा। क्लियर? इसको कह दिया जाएगा एपो एंजाइम और इसको कह दिया जाएगा कोफैक्टर। ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कह दिया जाएगा बेटा? कोफैक्टर कह दिया जाएगा। अब ये जो कोफैक्टर हैं, ये कोफैक्टर जो है 3 तरीके के होते हैं। एक होता है प्रोस्थेटिक, दूसरा होता है कोएंजाइम या सह एंजाइम, और फिर मेटल आयन। ठीक है ना, मेटल आयन भाई। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अब ये जो प्रोस्थेटिक समूह है ये दृढ़ता के साथ बंधा हुआ है, याद रखिएगा। कैसे बंधा हुआ है बच्चों? दृढ़ता के साथ, दृढ़ता के साथ बंधा हुआ रहता है प्रोस्थेटिक समूह। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हीम होता है, हीम प्रोस्थेटिक समूह में एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, हीम। और ये हीम जो है किसमें किसमें पाया जा रहा है बेटा? तो ये पाया जा रहा है एक तो परऑक्सीडेज में, और किसमें पाया जा रहा है? केटालेज में पाया जा रहा है। तो जो प्रोस्थेटिक समूह है कार्बनिक समूह होता है, कार्बनिक होता है, यूजुअली दृढ़ता के साथ बंधा रहता है, जैसे कि हीम। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं तो जो कोएंजाइम होते हैं, कोएंजाइम भी कार्बनिक है और ये थोड़ा सा अस्थायी रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, अस्थायी रूप से। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जो NADA या फिर NADP होता है, क्या बेटा? एक तो NAD या NADP, ये किससे जुड़ा होता है मेरे भाई? नियासिन से जुड़ा होता है। और तीसरा है मेटल आयन। तो जो मेटल आयन है, जैसे अगर आप कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की बात करो तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में
कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? जिंक जो है, एक मेटालाइन चाहिए होता है जो एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप एनसीईआरटी की बुक साथ में लेके बैठ रहे हैं, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी की बुक साथ में लेकर बैठेंगे तो जहाँ जहाँ पर जो जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो आप अपनी बुक से देखते चलिएगा, तो आपको फटाफट से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है भाई, बाकी मैं 2-4 दिन में बोर्ड पर जो है लेक्चर बनाना शुरू कर दूंगा और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।